हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री 1 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन। अगर आपको एनसीईआरटी देखनी है तो आप जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है केमिस्ट्री बाय प्रतिमा सिंह चैनल पर, उस पर देख सकते हैं। पर आज हम शॉर्ट में और इसे क्विक रिविजन देते हुए पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसकी जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको भी करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और अपने चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए फटाफट से। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड टर्म्स ऑफ द चैप्टर, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर गिवन है, एनीथिंग विच हैज मास ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज हो जिसका वो कुछ ना कुछ मास रखती हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, तो वो हमारी होती है मैटर। ठीक है। नेक्स्ट वन, मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। जो हमारा मैटर है वो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, इन सॉलिड दीज पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन orderly fusion and there is not much freedom of movement। हम देखते हैं सॉलिड जो होता है उसमें जो भी हमारे पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से एकदम क्लोजली पैक्ड रहते हैं और इनमें बिल्कुल नहीं के बराबर ही मूवमेंट होती है। इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन नॉट मूव अराउंड। जो लिक्विड है उसमें हम पार्टिकल्स को देखेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं आर क्लोज टू ईच अदर, मतलब टाइटली पैक्ड तो नहीं है, बस एक दूसरे के थोड़ा बहुत पास में है, पर दे कैन मूव अराउंड। पर उनमें हम देखते हैं लिक्विड में जो है मूवमेंट होता है। हाउएवर इन गैस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर्ड टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड लिक्विड स्टेट्स एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट। जबकि हम लिक्विड में देखेंगे जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर है और उसमें मूवमेंट भी बहुत इजीली और फास्ट हम देखते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बनाकर बताने की कोशिश करूंगी। ये हमने 3 जार एक तरीके से लिए। सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से एकदम कॉम्पैक्टली इस तरीके से अरेंज होते हैं, इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, बहुत ही कम होता है और इनमें मूवमेंट नहीं होती है। जबकि लिक्विड में हम देखेंगे जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा बहुत दूरी पर है। तो हम ये वाला तो सॉलिड था, ये लिक्विड, ठीक है, और इनमें जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा दूरी पर है और इनमें मूवमेंट हो पाता है। हम देखते हैं ना कि जिस भी फ्लास्क में हम रखते हैं लिक्विड को वो वैसी शेप ले लेता है। जबकि गैस में हम देखेंगे तो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। देखिए आप यहाँ पर पार्टिकल एकदम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होते हैं गैसेस में और इसीलिए इनमें जो मूवमेंट होता है वो भी इजीली हो पाता है। ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे चैप्टर का, सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है और डेफिनाइट ही शेप भी वो रखते हैं। लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनाइट शेप। बट जो हमारे लिक्विड है उनका वॉल्यूम तो डेफिनाइट होता है, यानी वॉल्यूम तो उनका क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, बट उनकी जो शेप होती है वो डेफिनाइट नहीं होती है, यानी जिस भी फ्लास्क में हम रख देंगे वो वैसा ही हो जाएगा। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जिस भी कंटेनर में उसको रखा जाएगा वो उसी की तरीके की शेप ले लेता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, गैसेस हैव नाइदर डेफिनाइट वॉल्यूम और नॉट डेफिनाइट शेप। जबकि गैस का ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनाइट शेप होती है। दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जिस भी कंटेनर में हम इसको रखेंगे वो उसका कंप्लीट प्लेस ऑक्यूपाई कर लेती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 7th पॉइंट, अ मिक्सचर contain 2 or more substances present in it in any ratio which are called its component। यानी अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में हमारे 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं मिक्सचर के अंदर और कोई सी भी रेशो में हो सकते हैं, उसका रेशो फिक्स नहीं होता, तो उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट।
ठीक है, यानी जो सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है जिसका रेशियो फिक्स नहीं है वो है हमारा कंपोनेंट। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जो हमारा मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। दो तरीके के मिक्सचर हम देखते हैं। अब हम होमोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो इन होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें जितने भी कंपोनेंट हम देखते हैं वो एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं और जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन, जो भी चीज हम देख रहे हैं उसमें थ्रू आउट द कंपोजिशन क्या रहता है, होमोजीनियस रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, एक जैसा रहता है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो सुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर दस द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी सुगर सॉल्यूशन और हमारा क्या है, एयर है, ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व। यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अगर आप देखेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता थ्रू आउट द सॉल्यूशन और इसमें जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट भी ऑब्जर्व, अलग अलग जगह पर समटाइम द डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्व, अलग अलग कंपोनेंट हमें दिखाई देते हैं। अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर, द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ग्रेन एंड पल्सेस अलोंग विथ सम डर्ट pieces are heterogeneous mixture. The component of a mixture can be separated by using physical methods such as simple अगर हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट शुगर ग्रेन एंड पल्सेस अलोंग विथ सम डर्ट, यानी जो शुगर है, सॉल्ट है, इन पल्सेस है, अगर उनमें जो भी हम डर्ट या स्टोन कुछ रखा हुआ है तो वो क्या है, हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अलग चीज हम उसमें देख पाते हैं। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड सच एज सिंपल हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। अगर हम कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर की बात करें तो उसको हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू अगर हमें सेपरेट करना है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के थ्रू हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। तो फिजिकल मेथड यहाँ पर क्या हो सकते हैं, आप देखेंगे सिंपल जैसे हैंड पिकिंग मेथड, यानी अगर कोई दाल या कोई चावल है उसमें हम कंकड़ वगैरह है तो उसको हैंड पिक करके अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन छान के कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है उससे कर सकते हैं, और डिस्टिलेशन की प्रोसेस, बाकी और भी प्रोसेस है जिनके थ्रू हम फिल्ट्रेशन मतलब कि फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फॉर्म ऑफ मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मिक्सचर, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, यानी इसमें जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। अगर हम प्योर, एकदम प्योरिटी की बात करें तो हमारे आप देखेंगे उसमें जो पूरा का पूरा वो है, क्या बोलते हैं, मिक्सचर है वो पूरा का पूरा सेम है और फिक्स्ड कंपोजिशन है। तो हमारा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज, ये सब हमारे प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। फिर हम देखेंगे ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स रेशियो एंड दस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंस है फिक्स कंपोजिशन। जैसे ग्लूकोज हम बात करें तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है बताइए, C6H12O6 ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें आप देखेंगे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये फिक्स रेशियो में रहते हैं। रेशियो इनका क्या रहता है, फिक्स रहता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फिक्स रेशियो है। एंड दस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंस, जो भी है हैज फिक्स कंपोजिशन, ऑल्सो द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो इनको क्या, आप ग्लूकोज ले लो या वाटर ले लो, बाकी जो सब चीजें इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनको क्या अलग अलग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं ना फिजिकल मेथड के थ्रू। अगर हम कराएंगे तो केमिकल मेथड के थ्रू कराएंगे तो उसका तो कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये बात समझ सकते हैं कि जो हमारा प्योर सब्सटेंस है उसमें कंपोनेंट को हम
फिजिकल मेथड के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर एलिमेंट की। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट को आप ध्यान से समझिएगा, यानी कि एलिमेंट जो होता है उसमें केवल और केवल वन टाइप ऑफ पार्टिकल ही एग्जिस्ट करते हैं। दीज पार्टिकल्स में भी एटम्स और मॉलिक्यूल। जो पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट में वो एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, पर यहाँ पर बात याद रखने की ये है कि वन टाइप ऑफ पार्टिकल ही वहाँ पर हम लेंगे, तभी हम एलिमेंट उसको बोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट है। सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स, दे ऑल कंटेन एटम्स ऑफ वन टाइप। तो इन सब में जो एटम है वो एक ही तरीके का है। जैसे कि आप देखेंगे सोडियम में Na है हमारा, कॉपर Cu है, सिल्वर में Ag टाइप के, हाइड्रोजन में H2 इस तरीके के, ऑक्सीजन में O2 यानी ऑक्सीजन एटम टाइप के ही सब में प्रेजेंट है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोलना चाहे तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में H एटम है, ऑक्सीजन में O एटम है, इस तरीके के एटम यानी थ्रू आउट सेम ही है। तो ये वाली बात यहाँ पर बोली जा रही है। अब आप देखेंगे however the atom of different elements are different in nature. Some elements such as sodium, copper contain single atom held together as their constituent particles, wherein some other two or more atoms combine to give molecules of element. Thus hydrogen, nitrogen, oxygen gases consist of molecule in which two atoms combine to give their respective molecule. तो आप यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपने तो बोला कि मैम यहाँ पर एक ही तरीके के टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो एलिमेंट होते हैं, जबकि अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं नेचर में जो प्रेजेंट है, अगर वो नेचुरली ही वैसे हैं तो भी वो एलिमेंटल स्टेट में, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सम एलिमेंट है सच एज सोडियम, कॉपर, ये तो हो गया हेल्ड टुगेदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थ्रू आउट सेम होता है। पर जब हम बाकी की बात करें, टू और मोर एटम कंबाइन होकर कोई चीज बना रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस कंसिस्ट होती हैं, तो ये इसमें टू एटम कंबाइन होते हैं। जैसे H2, जैसे अभी मैंने लिख दिया था यहाँ पर, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, तो एक ही तरीके के यहाँ पर एटम प्रेजेंट है ना इनके अंदर, इसीलिए ये एलिमेंटल होते हैं। ठीक है, हम कंबाइन टू गिव देयर रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ अब आप नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन। यानी आप इस बात को नोटिस करें यहाँ पर कि क्या गिवन है कि व्हेन टू और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन, जब दो या दो से ज्यादा एटम जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं कंपाउंड बना देते हैं। और आप एग्जाम्पल देखें कंपाउंड के, जैसे कि वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर है एक्सेट्रा। तो ये हमारे क्या हो गए, कंपाउंड हो गए, क्योंकि इसमें आप देख पाएंगे वाटर में H2O होता है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, अमोनिया NH3 होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, शुगर आप जानते ही अभी देखा था C6H12O6 हमारा यानी कि ग्लूकोज। ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए, अब आप यहाँ पर देखेंगे द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड एंड डेफिनाइट रेशियो एंड द रेशियो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड। और यहाँ पे जो रेशियो लिया जाता है वो क्या होता है, यहाँ पर डेफिनाइट फिक्स रेशियो लिया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रेशियो कभी भी उसका चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड ही रहता है। ओके बेटा, आगे हम देखेंगे SI सिस्टम। SI सिस्टम यानी कि हम बोल सकते हैं सिस्टम में इंटरनेशनल D यूनिट्स, एब्रिविएशन इसका हम लेकर चलते हैं कैपिटल S और कैपिटल I, हैव 7 बेस यूनिट। तो कौन सी 7 बेसिक यूनिट यहाँ पर हम लें, फर्स्ट है हमारी लेंथ, सेकंड मास, थर्ड है टाइम, फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ है हमारा थर्मोडाइनमिक और इसको टेम्परेचर दोनों एक ही साथ लेकर चलेंगे, फिर है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और हमारा 7th नंबर का है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो L से रिप्रेजेंट करते हैं,
मीटर इसका SI यूनिट होता है और उसका सिंबल अगर हम ले SI यूनिट का स्मॉल m होता है। मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका SI यूनिट किलोग्राम और SI यूनिट को सिंबल, जो SI यूनिट का सिंबल है वो है हमारा kg। टाइम को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका यूनिट होता है यहाँ पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका एम्पियर SI यूनिट होता है, A से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कैपिटल T से, केल्विन इसका SI यूनिट कैपिटल K से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से रिप्रेजेंट करते हैं और SI यूनिट इसका मोल होता है, रिप्रेजेंट करने के लिए MOL लिखकर ही रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारी IV कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका SI यूनिट का रिप्रेजेंटेशन हमारा स्मॉल c और स्मॉल d है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे मास ऑफ सब्सटेंस की और मास की और वॉल्यूम की बात करते हैं, एक तरीके से बोला जाए तो। मास क्या चीज है? मास इज अ सब्सटेंस mass is a substance is the amount of matter present in it, while weight is the force exerted by gravity on an object। यानी मास केवल और केवल कितना अमाउंट में सब्सटेंस प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो हमारा क्या हो गया? मास हो गया, ठीक है। यानी किसी भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है वो हमारा क्या हो गया? मास हो गया है, ठीक है। और जबकि वेट को आप देखेंगे तो वेट क्या है? वेट हमारा फोर्स है, एक तरीके का फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कितना फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है थ्रू द ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो हमारा कहलाता है वेट, ओके। फिर हम देखेंगे द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ कांस्टेंट वेयर इज वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। तो आप एक बात को यहाँ पर ध्यान से नोटिस कीजिए कि जो यहाँ पर बोला गया है कि जो वेट है वो चेंज हो सकता है जगह, प्लेस बाय प्लेस, क्योंकि ग्रेविटी जितनी ज्यादा लगेगी उतना ज्यादा वेट देखेंगे हम। पर मास हमेशा यूनिवर्स में हम कहीं पर भी चला जाए, मास हमेशा कांस्टेंट होता है, जबकि वेट हमारा क्या करता है? वेरी करता है, चेंज होता रहता है। ग्रेविटी पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि जितना ज्यादा ग्रेविटी लगेगा उतना ज्यादा हमारा वेट होगा, पर मास तो उतना ही रहना है, क्योंकि मास हमारा क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की बात करें तो आप देखेंगे वॉल्यूम हैज द यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट हमारा होता है लेंथ क्यूब। तो आप यहाँ पर देखेंगे लेंथ का यूनिट हमने स्मॉल l लिया था, मीटर, यानी मीटर क्यूब भी अगर हम SI यूनिट बोले वॉल्यूम का तो वो निकल के आ जाएगा, पर आगे हम देखते हैं। सो द SI सिस्टम वॉल्यूम हैज मीटर क्यूब यूनिट, अ कॉमन यूनिट लीटर कैपिटल L विच इज नॉट एन SI यूनिट। जो कॉमन यूनिट हम कैपिटल L से जो रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, ये L से, ये हमारा SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट हमारा मीटर क्यूब ही है। इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। जो लीटर है, द लीटर विच इज नॉट SI यूनिट, और जो वॉल्यूम इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो जैसे कि आप बोल सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, देखिए 1 लीटर यहाँ पर दिया है। 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है? सभी जानते हैं, जैसा कि गिवन भी है 100 ml होता है। चाहे हम ml में लिखें, चाहे सेंटीमीटर क्यूब में लिखें, कैसे भी लिख लें, बात वही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो ये चीज इम्पोर्टेंट यूनिट सिस्टम में हम देखकर चलते हैं। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी डेंसिटी हमारी है अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर आप जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा D = m/v।
तो अगर वॉल्यूम को हमने यूनिट रख दिया है, 1 रख दिया है, तो हमारा जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास के। यानी यही तो दिया है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम यूनिट रखने पर। और SI यूनिट ऑफ डेंसिटी आपने देखा ही क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी डेंसिटी की यूनिट और डेफिनेशन की बात हुई। आगे हम यहाँ पर देखेंगे, दिस यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड अ केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि जब हम केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप किलोग्राम में और मीटर में चीज़ों को, वॉल्यूम को इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेंगे, आप लेंगे स्मॉल यूनिट में यानी ग्राम में, और वॉल्यूम लेंगे आप सेंटीमीटर क्यूब में यानी ml में लेंगे, ना कि आप लीटर में इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे। इसलिए हम एक्सपेरिमेंटल जो यूज़ करते हैं वो होती है हमारी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर, देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप सभी जानते हैं, जब आप क्लास 11th में हैं, हम जो मेन 3 स्केल है उनको यूज करते हैं। एक तो हमारा होता है डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल देते हैं कई जगह, और एक हमारा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक हमारा होता है जो SI यूनिट वाला है केल्विन। के आप यानी केल्विन को तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था, SI यूनिट है। द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलोज। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें इम्पोर्टेंट ही बताई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस में अगर हम रिलेशन देखें कि अगर कोई टेम्परेचर केल्विन में है उसे हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या कोई डिग्री सेल्सियस में है तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी केल्विन के इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें हम ऐड कर देंगे 273.15। और जनरली हम 15 इतना ज़्यादा प्रीशियस नहीं लेते, हम केवल ऐसे ही ले लेते हैं, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, इससे भी हमारा काम बन जाता है। ठीक, अगर हमें फ़ारेनहाइट स्केल को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला है, आप जैसा कि यहाँ पर देख ही रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो इस तरीके से अगर हम लिखा जाए तो हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको एनी हाउ याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे बेसिस क्वेश्चन जरूर और जरूर पूछा ही जाता है। आगे आप देखेंगे द साइंटिफिक नोटेशन। इन द साइंटिफिक नोटेशन यानी एक्सपोनेंट नोटेशन, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ n into 10 raised to power n, where n is exponent यानी कि पावर में लगा हुआ है ना 10 की में, have पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। आप जानते हैं कि ये जो n है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एंड कैपिटल N कैन बी वेरी बिटवीन 1 to 10। जो कैपिटल N की वैल्यू है यानी ये वैल्यू है वो हमारी 1 से लेकर 10 तक चेंज होती है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, thus we can write 232.508। तो इसको हम अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2 डेसिमल आगे सरक जाएंगे, इधर की तरफ खिसक जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं ना 2.32508, क्योंकि हम 2 जो नंबर है वो आगे सरके हैं तो हम उसको लिख सकते हैं 10 raised to power 2 के फॉर्म में। ठीक, इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, नोट दैट व्हाइल राइटिंग इट द डेसिमल हैड टू बी मूव्ड टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड में गया ना by 2 places, and same is the exponent 2 of 10 in scientific notation। Similarly अगर हम इसकी बात करें यानी 0.00 यानी 3 बार 0 है 16 कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम आप देखिए 1 2 3 4
अगर इधर सरक जाए यानी कि इधर जा रहे हैं, यानी 1 2 3 4 डिजिट के बाद अगर हम दशमलव लगा रहे हैं, पॉइंट लगा रहे हैं, तो हम 1.6 लिखेंगे ना उसको, क्योंकि 1 और 6 के बीच में पॉइंट आया। और हम कितना पीछे सरके, कितना राइट साइड में सरके, 4 डिजिट सरके ना। अगर हम राइट साइड में सरकते हैं तो पावर माइनस में होती है, और कितना सरके, 4 बार, तो 10 टू पावर -4 हो गया। तो इस चीज को आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर हम राइट साइड में मूव करते हैं तो माइनस में पावर जाती है, और लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो हमारी पावर प्लस में जाती है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट साइंटिफिक फिगर। साइंटिफिक फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट which are known with certainty. The uncertainty is indicated by writing the certain digit and the last uncertain digit. Thus, if we write, तो अगर हमें फिर इसको लिखना है, यानी कि 11.2 ml है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 11 तो सर्टेन है और 2 क्या है, यहाँ पर अनसर्टेन है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट के बाद आया है। द अनसर्टेनिटी वुड बी प्लस माइनस, वो हम एक कम ज्यादा कर सकते हैं इन द लास्ट डिजिट, अनलेस अदरवाइज स्टेट्स एन अनसर्टेनिटी ऑफ +1 इन द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। तो हम +1 लेकर चलते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे देयर आर सर्टेन रूल ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देयर आर स्टेटेड बिलो। तो कुछ रूल है सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के, लिखने के, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ए जो रूल गिवन है हमें, वो है हमारा ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होती है। कब? जैसे कि एग्जांपल देखें, 285 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो तीनों की तीनों नॉन जीरो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो जो तीनों डिजिट है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर हम बात करें 0.25 ml की, तो यहाँ पर ये जो जीरो है, क्योंकि पॉइंट के पहले है और जीरो है, तो यहाँ पर जो 2 और 5 है वो ही क्या है, 2 ही डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, 0 प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या गिवन है, जो प्रिसाइडिंग है जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, सच एज 0 इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो 0 क्या बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट को। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, क्या है 0.03, तो पॉइंट के बाद भी 0, पॉइंट के पहले भी 0, तो 0 प्रिसाइडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है ना, तो वो ही सिग्निफिकेंट। तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि 1 सिग्निफिकेंट है, ओनली 3 यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर है। जबकि नेक्स्ट हम देखें 0.0052, तो यहाँ पर ये 0 पॉइंट, फिर 0 तो यहाँ पर 5 और 2 ही तो सिग्निफिकेंट फिगर बचा। आप इन रूल्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 100% ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, जो 0 है अगर वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट ऑब्वियसली हो ही जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे 2.005, तो यहाँ पर ये भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है 2, 5 भी नॉन जीरो डिजिट है और उनके बीच में 0 एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये टोटल सारे के सारे मिला के हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर बना देंगे। नेक्स्ट है हमारा 0 एट द एंड और राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइड दे आर वन राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल 0.00 gram has 3 significant figure, but if otherwise the terminal 0 are not significant if there is no decimal point। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, आपको समझ में आएगा। 100 has only 1 significant figure, 100 में 1 significant figure है, क्योंकि यहाँ पर 1 और उसके बाद में 0 यही तो दिया है। 0 at the end और राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ओके, बट 100 लिख दिया और उसके बाद में डेसिमल लगा दिया, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर उसके बाद में डेसिमल है तो हमारा यहाँ पर आप देखेंगे 100.0
has 4 significant figure. Such numbers are better represented in scientific notation. We can express the number 100 as, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे ना, वो हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा, 1 into 10 to power 2 for significant figure. और अगर हम में लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमने ऐसे लिखा, जैसे कि आप देखिए 1.0 into 10 to power 2 for 2 significant figure. अगर हमने 1.0 करके लिखा तो यहाँ पर 2 significant figure हम लेकर चलेंगे. और अगर हमने ऐसे लिख दिया कि 1.00 into 10 to power 2 तो यहाँ पर 3 significant figure हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 00 हो तो फिर हमारा significant हो जाएगा ना. उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर इसका रूल देखते हैं. वो हमें गिवन है, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल 2 balls और 20 eggs have infinite significant figure as these are exact number. अगर exact number है 2 ball 3 pen 5 books, इस तरीके से हम लेंगे तो अगर exact number हमें पता है तो यहाँ पर जो significant figure होंगे वो infinite होंगे. Can be represent by writing infinite number, क्योंकि हम उसके पीछे फिर फिक्स है तो फिर कितना भी 0 लगा दे उसका कोई मतलब नहीं. जैसे 2 है तो 2.00000, तो इनफाइनाइट नंबर तक लगा सकते हैं ना. जैसे 20 है तो 20.000, तो ये चीज है. फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, इन नंबर्स रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट. एग्जाम्पल 4.01 into 10 to power 2 10 raised to power 2 has 3 significant figure. तो आप यहाँ पर समझ ही गए हैं कि अगर ऐसे है 4.01 into 10 to power 2, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर लिए जा रहे हैं वो कितने हो गए, 3 हो गए. और जबकि हम इधर बात करें 8.256 into 10 to power -3, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, यहाँ पर 4. तो ये हमने इसकी बात करी. अब हम, आप जैसा कि आप वैसे तो स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं क्योंकि मैंने सारे नोट्स एक ही जगह रखे हुए हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और इससे जो आगे की जो सारी चीजें हैं तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये जो लेक्चर है, यानी ये जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये कंप्लीट हो जाएगा. तो नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा. और उसके बाद हम इसके जो सम्स हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी बेसिस जो भी बैक क्वेश्चंस है उनको भी करेंगे. तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं कंटिन्यूस तरीके की वीडियो आपके लिए डालती रहूं. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग.